आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग तबाही तरीके से देखने वाले भैया आपके क्लास 10 सीजी बोर्ड जो चैप्टर 4 हमने स्टार्ट किया था पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, उसका नेक्स्ट पार्ट ये जो वीडियो है भाई, मैं बोल सकता हूँ कि जो क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं उनकी केमिस्ट्री की नींव रखी जा रही है। मतलब उनके लिए ये वीडियो एकदम मस्ट वॉच है। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको वो सारे जो मन में डाउट रहते हैं ना कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वैलेंसी क्या होती है, एटॉमिक साइज क्या होता है और एटॉमिक रेडियस क्या होता है, दोनों में क्या रिलेशन है, उसके बाद आपको देखना है मेटेलिक प्रॉपर्टीज, नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज, और फिर आयनाइजेशन एंथैल्पी देखना है, फिर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन पॉजिटिविटी। तो चलो बिना बकवास के स्टार्ट करते हैं। और मैं बता रहा हूँ कि ये जो वीडियो है इस वीडियो को एकदम शिद्दत से देखना, क्योंकि इसी वीडियो में आपको सारी चीज़ें डिटेल्स वाइज कवर की जाएगी और फिर हम लोग लास्ट में कुछ कुछ क्वेश्चन बना के देखेंगे। तो हो सकता है कि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, तो देख लेना, ठीक है। तो भाई यहाँ पर मैंने कुछ आपके लिए टॉपिक्स लिखे हैं। एटॉमिक रेडियस क्या होता है, एटॉमिक साइज क्या होता है, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, मेटेलिक प्रॉपर्टी, नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी। तो पहले हम लोग बेसिकली एटॉमिक रेडियस से स्टार्ट करते हैं। देखो आप सबको पता होगा, आप सबने 9th में पढ़ा होगा। आप जैन बाकलोन लोग नहीं पढ़े हैं, उन लोगों को क्या ही कर सकते हैं। तो मैं ज़रा बता रहा हूँ कि हमने पढ़ा था कि बोर एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ये जो न्यूक्लियस होता है इसके अराउंडिंग में क्या रहते हैं, सेल्स रहते हैं, ठीक है। जो बाहर में रहते हैं इसको सेल या फिर ऑर्बिट बोलते हैं। तो इसे हम लोग KLMN से डिनोट करते हैं, लेकिन खैर उतनी वो वाली बात नहीं है। तो ये जो सेल्स हैं, है ना, तो न्यूक्लियस के सेंटर से लेकर यहाँ तक जो लेंथ होता है इसी को क्या बोला जाता है, एटॉमिक रेडियस। क्या बोला जाता है, एटॉमिक रेडियस। जैसे मैं आपको बोलूँ कोई भी एक सर्कल है, उस सर्कल का आपको क्या बताना है, रेडियस। तो आप यहाँ से यहाँ तक मारोगे तो इसका क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। उसी तरीके से किसी भी एटम के न्यूक्लियस से लेकर उसके सेल तक का जो लेंथ रहता है उसको क्या बोला जाता है, रेडियस बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है बाबू, एटॉमिक रेडियस बोला जाता है। अब सर जी ये तो बहुत लल्लू चीज़ था, आपने तो ये कुछ नहीं बताया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एटॉमिक रेडियस ही क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एटॉमिक साइज के, ठीक है। एटॉमिक रेडियस ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एटॉमिक साइज के। अब जाहिर सी बात है, जितना रेडियस बड़ा होगा, जैसे इतना बड़ा है तो इतना छोटा सा सर्कल बनेगा। अगर मैं इसी को इतना बड़ा बना दूँ तो इतना बड़ा सर्कल बनेगा, है ना। उसी तरीके से जितना आप रेडियस को बढ़ाओगे उतना एटॉमिक साइज बढ़ता है। अब इन दोनों में हम लोग जो है पीरियोडिक टेबल में भी देखेंगे कि किस तरीके से क्या क्या होता है। तो जो एटॉमिक साइज है ना, एटॉमिक साइज है, जैसे अगर मैं यहाँ पर पीरियोडिक टेबल आपके सामने छोटा सा बना दूँ, ऐसा कुछ होगा आपका, ठीक है। ये आपका हाइड्रोजन हो जाएगा, हीलियम हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका पीरियोडिक टेबल बनेगा। इधर नीचे में लवारिस F ब्लॉक मिल जाएगा, ये लवारिस ग्रुप मिल गया आपको, ठीक है। अब देखो एटॉमिक रेडियस जो है ना, ऊपर से नीचे आने पर क्या होती है, तो वो होता है घटता है। ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, बढ़ता है, सॉरी घटता है बोलूँ, बढ़ता है। ऊपर से नीचे आने पर यानी कि ग्रुप वाइज चलने पर ये जो एटॉमिक रेडियस है वो बढ़ता है। अब सर जी क्यों बढ़ता है, क्यों का सवाल, क्यों का जवाब मैं आपको देता हूँ। देखो होता क्या है, आप सबको पता है, अगर मैं लूँ पहले वाले में तो आपका लिथियम आ जाएगा, फिर आ जाएगा क्या, सोडियम, फिर आएगा पोटेशियम। अब मैं बात करूँ सोडियम की, तो सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 11। पोटेशियम में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 19, ठीक है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैं 11 की करूँ तो क्या आ जाएगा, 2, 8 और 1। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूँ तो कितना आ जाएगा, 2, 8, 8, 1। मतलब इसमें कितने सेल है, 3, इसमें कितने सेल है, 4। तो चलो जरा ड्राइवर लिख के देखते हैं सोडियम का। ये सोडियम है, इसका न्यूक्लियस हो जाएगा 1, 2 और 3। ये किसका है, सोडियम का। अब वहीं अगर मैं पोटेशियम की बात करूँ तो भाई पोटेशियम को बनाऊंगे 1, 2, 3 और ये 4। तो बताओ किसका साइज ज़्यादा बड़ा है, किसका साइज बड़ा बड़ा है, पोटेशियम का। वैसे ही अगर हम लोग और नीचे आएंगे रेविडियम फ्रांसियम में, तो वो क्या हो जाएगा, उसका साइज और बढ़ता जाएगा। तो इसको आपको रिलेशन में बताना पड़ेगा। एक क्वेश्चन है आपके बुक में कि भाई एटॉमिक साइज ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है कि घटता है, तो आपको लिखने है क्या, ड्यू टू द इंक्रीज इन इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, सॉरी इलेक्ट्रॉन चार्ज, ड्यू टू इंक्रीज इन इलेक्ट्रॉन्स और क्या बोलते हैं सेल्स, द एटॉमिक साइज और मूविंग अप टू डाउन इंक्रीज, ठीक है, ऑफ एटम। तो इसको आपको ऐसे लिखना है, तो आप अपने हिसाब से बना कर लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्या होता है, बढ़ता है, यानी कि ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है। तो मैं यहाँ पर अगर आपके लिए कुछ नोटेशन लिख दूँ तो आप इससे समझ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं क्या, अप टू डाउन, अप टू डाउन। और यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं क्या, लेफ्ट टू राइट। अब भाई यहाँ पर अप टू डाउन में क्या होता है, ये बढ़ता है ना, अप टू डाउन में ये बढ़ता है, और अप टू डाउन में ये क्या होता है, घटता है। अब घटता क्यों है सर जी, तो इसका जवाब आपको मैं अभी देता हूँ कि ये घटता क्यों है। देखो
होता क्या है ना, जब हम लोग इधर से इधर की ओर जाते हैं तो मेरे दिमाग में भी बचपन में होता था, सर जी आपने तो बोला इलेक्ट्रॉन के बढ़ने से तो सेल बढ़ना होना चाहिए। तो आप जरा समझो कि ये जो सेल है, ये जो न्यूक्लियस है, इस पर क्या होता है प्रोटॉन, और प्रोटॉन भी क्या होता है पॉजिटिव चार्ज। इसके ऑर्बिट में जो भी इलेक्ट्रॉन घूमेगा उसमें नेगेटिव चार्ज होता है। मतलब जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा सर जी उतना ज़्यादा इसमें अट्रैक्शन होगा। सही बोल रहा हूँ? सही बोल रहा हूँ, ठीक हो। तो जितना ज़्यादा इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा उतना ज़्यादा इस पर अट्रैक्शन बढ़ेगा। मतलब होता क्या है कि अगर मैं बात करूँ सर जी, आप बोल रहे हो कि सोडियम जो है उसमें 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो नीचे लिखा रहता है उसको एटॉमिक नंबर बोलते हैं। जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर इक्वल होता है किसी भी एटम में, और प्रोटॉन का नंबर ही क्या होता है एटॉमिक नंबर, मतलब उसे हम लोग इलेक्ट्रॉन का नंबर भी बोल सकते हैं। तो ये सोडियम है, इसमें 11 इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं बात करूँ मैग्नीशियम की सर जी, तो मैग्नीशियम में आपने बोला है कि 12 इलेक्ट्रॉन है। हाँ 12 इलेक्ट्रॉन है। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि आउटर मोस्ट सेल में इसके 1 इलेक्ट्रॉन होंगे, और वहीं अगर मैग्नीशियम की बात करो तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। मतलब 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा खिंचाएगा कि 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव रहेंगे तो ज़्यादा जोर से खिंचाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रहेंगे तो खिंचाएगा। क्योंकि आप ये भी तो समझिए ना कि इलेक्ट्रॉन के बढ़ने से यहाँ पर प्रोटॉन का भी बढ़ रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो बराबर है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का जितना नंबर बढ़ेगा उतना ज़्यादा प्रोटॉन का। तो सिंपल शॉर्ट में बताऊँ तो ड्यू टू द इंक्रीज इन नेगेटिव चार्ज ऑफ outermost है, या ड्यू टू द इंक्रीजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स द साइज ऑफ एटम बिकम compressed। ठीक है, ड्यू टू इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज, और न्यूक्लियर चार्ज होता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, जिस कारण से क्या होता है लेफ्ट से राइट जाने में क्या होता है एटॉमिक साइज कम होता है। क्या होता है एटॉमिक साइज कम होता है। तो ये एकदम बेसिक सा चीज़ें आपको बेसिक से पता होने चाहिए, यानी कि ऊपर से नीचे आने पर एटॉमिक रेडियस बढ़ता है, कि उसी कारण एटॉमिक साइज भी बढ़ेगा। भाई इसमें ऑब्वियस सी बात है, एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा तो एटॉमिक साइज भी बढ़ेगा, और ये घटेगा तो ये भी घटेगा। अब देखते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। देखो, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल इज कॉल्ड, क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसिस का मतलब क्या होता है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द आउटर मोस्ट सेल और कंप्लीट द ऑर्बिट ऑफ एलिमेंट। ठीक है, इस कॉल्ड क्या होता है वैलेंसी। अब ये बोला सर जी कुछ समझ नहीं आया वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी, सर समझाता हूं। देखो ये आपका न्यूक्लियस है, यहाँ पर आपका मैं ये रेडियस, ये आउटर मोस्ट सेल है। ठीक है, अब मैंने बोला कि इसके आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, चलो 6 मान लेते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जो रोटेट करते हैं। अब मुझे बताओ कि इसको अपना ऑक्टेट फुल करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए सर जी, क्योंकि ऑक्टेट रूल कहता है कि बाहरी मोस्ट सेल में क्या होना चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। ठीक, तो यहाँ पर भाई कितने 6 हैं, मतलब इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी 2। लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? कितने इलेक्ट्रॉन्स गिनो, 1 2 3 4 5 6, मानिए कितना हो जाएगा 6 सर जी। अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं। देखो जैसे अगर मैं आपको बात करूं कि मान लो इसके पास सिर्फ 2 ही सेल है, 2 ही इलेक्ट्रॉन है बाहर में, 2 ही इलेक्ट्रॉन है बाहर में। ठीक है, अब मुझे बताओ इसको ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग अपना क्या बोलते हैं फुल करने के लिए क्या चाहिए, कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए फुल करने के लिए? तो इसको 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए सर जी। तो अब मुझे बताओ कि ये जो एटम है क्या ये 6 इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करेगा कि 2 इलेक्ट्रॉन दे देना पसंद करेगा? ऑब्वियस ही बात है 2 इलेक्ट्रॉन देना पसंद करेगा। देना क्यों पसंद करेगा सर जी? क्योंकि आप खुद समझो बेचारा यहाँ पे प्रोटॉन का उतना चार्ज नहीं है, अवकाश से बाहर की चीज आप खोना खींचोगे। आप बोलोगे स्कूटी से मैं ट्रैक्टर को खींच लूँ, ऐसे थोड़ी ना होगा। बोलेगा ये प्रोटॉन बोलेगा 6 इलेक्ट्रॉन आ जाओ भाई, तो तुम्हारा नौकर लगे हैं 6 इलेक्ट्रॉन, पैसा दोगे तो आएंगे भाई। ठीक है, पैसा इसके पास नहीं है यार, प्रोटॉन के पास उतना पॉजिटिव चार्ज नहीं, पॉजिटिव चार्ज क्या पैसा, उतना पैसा नहीं है तो कैसे खरीदेगा? तो ये बोलता है चलो यार तुम 2 ही हो तो, और मुझे अपने आप को खुश रखने के लिए सिर्फ अपना ऑक्टेट फुल करना है। और क्योंकि इसके पास अगर 2 और 8 इलेक्ट्रॉन और 2 है तो ये क्या करता है 2 को दान में दे देते हैं। क्या करता है दान में दे देता है और अपने आप में पॉजिटिव चार्ज करता है। और इसी को क्या बोला जाता है मेटल बोला जाता है, जो लोग इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। ठीक है, खैर वो बात की बात है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 2 देना चाहेगा, इसलिए इसकी वैलेंसी भी क्या हो जाएगी, इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी 2, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन को देना चाहता है। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी इस समय कितने हो जाएंगे 2। समझ रहे हो ना, मतलब लेन देन वाला बात है। यानी कि जो वैलेंसी है अगर हम देखें तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आने पर क्या रहता है कांस्टेंट रहता है। क्या होता है कांस्टेंट रहता है, क्योंकि आउटर मोस्ट सेल में हर में रहता है। जैसे सोडियम की बात करें तो सोडियम में 11 होता है 2 8 1, पोटेशियम में करें तो कितना होता है 19 होता है 2 8 8 1, यानी सब में क्या है 1 1 इलेक्ट्रॉन, यानी ये जो है कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा ये भाई कांस्टेंट।
कांस्टेंट। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, आउटर मोस्ट शेल में कांस्टेंट रहते हैं और लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है, इंक्रीज होते हैं। क्या होता है, इंक्रीज होता है। लेकिन वहीं अगर हम लोग वैलेंसी की बात करें तो वैलेंसी ऊपर से नीचे आने पर भी कांस्टेंट रहता है, लेकिन वैलेंसी लेफ्ट टू राइट जाने पर पहले क्या होता है, 1 से 4 तक जाएगा, फिर 4 से 0 तक जाता है। क्योंकि 0 मतलब कि जो नोबल गैसेस होते हैं वो किसी को भी इलेक्ट्रॉन देते नहीं है, लेते नहीं है, मतलब उन लोगों को क्या हो जाता है, बरोबर, यानी 0 हो जाता है। जैसे आपको समझाते देखो, जैसे ये सोडियम है, यहाँ अगर हम लोग मैग्नीशियम ले लें, क्या ले लें, मैग्नीशियम, ये हो जाएगा आपका 12 मैग्नीशियम। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 8 2। ठीक, तो यहाँ पर इसकी वैलेंसी कितनी है 1, यहाँ पर इसकी वैलेंसी कितनी है 2। वहीं ऐसे अगर हम लोग बढ़ते जाएंगे तो मैग्नीशियम के बाद आएगा क्या, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का 13 होता है, 3 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 3। उसके बाद क्या आता है, सिलिकॉन। सिलिकॉन में 4 बच जाएगा। लेकिन उसके बाद क्या आता है, फास्फोरस, जिसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है। अब बोलो मेरे पास तो 5 आ गया सर जी, 3 चाहिए, खींच ले वो, ट्रैक्टर से नहीं, सीधे ट्रैक्टर से ट्रक के खींच वो। तो यहाँ पे जो 5 इलेक्ट्रॉन है वो बोलेंगे ना ना ना, अब ना जा, तो अब 3 इलेक्ट्रॉन हम लोग ले लेंगे बाबू। कैसे ले, झगड़ा करके ले ले वो, कहा तो 3 इलेक्ट्रॉन को ले लेते हैं, इसलिए इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी 3। यानी पहले वो क्या होगा 1 से 4 तक बढ़ेगा, फिर 4 से 0 तक चला जाएगा। ठीक है, अब इसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से और क्लियर होगा। अब मेटेलिक प्रॉपर्टी की क्या ही बात करूँ भाई, तो आप सबको पता है कि पीरियोडिक टेबल में जो लेफ्ट साइड है वो उसमें क्या रखा गया है, पूरा आपका मेटल को रखा गया है और राइट साइड में पूरा नॉन मेटल को रखा गया है। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर हम लोग ऊपर से नीचे आएंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा। मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा सर जी, क्यों बढ़ेगा, क्योंकि अच्छा मेटल वो होता है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। अब आप खुद समझो कि जब वो नीचे आएगा तो उसके नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे, और नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे माने उसके पास पैसा ज़्यादा हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया, या मेरे पास पैसे ज़्यादा है, लेना 2-3 इलेक्ट्रॉन ऐसे दान कर देते, तो जल्दी जल्दी दान करेगा। इसे जल्दी जल्दी दान करेगा करके जो नीचे आएगा तो उसका सेल बढ़ेगा, सेल बढ़ेगा तो न्यूक्लियस से उसका अटैचमेंट कम होगा, कम होगा तो इलेक्ट्रॉन जा, कोई दिक्कत नहीं, बहुत पैसा है मेरे पास, बहुत पैसा है। ठीक है, तो उस तरीके से क्या होता है, ऊपर से नीचे आने में बढ़ते हैं। लेकिन वहीं लेफ्ट से राइट में जाएंगे तो आप सबको पता है मेटल के बाद ऐसे नॉन मेटल की ओर बढ़ते रहते हैं, तो नॉन मेटल की ओर बढ़ेंगे यानी कि ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वहीं नॉन मेटेलिक कैरेक्टर की बात करें तो ऊपर से नीचे आने पर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कम होता है और लेफ्ट से राइट जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। तो ये है क्या भाई, आपका कुछ बेसिक चीजें हैं। अब हम लोग इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है क्या, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को देखते हैं। हाँ भाई, तो आप अब यहाँ पर समझो कि यहाँ पर क्या लिखा, देखो आयनाइजेशन, एनर्जी, पोटेंशियल और एंथैल्पी। तो सबसे पहली बात होता है एनर्जी और पोटेंशियल एक ही होता है। जिस प्रकार मैंने इलेक्ट्रिक चैप्टर जो है कंप्लीट करा दिया तो उसमें मैंने बताया था कि पोटेंशियल और एनर्जी में क्या डिफरेंस है, तो आप सबको पता होगा, ठीक है ना, कि एनर्जी जो है वो एनर्जी जो होता है हमारे पास कितनी कैपेसिटी होती है किसी काम को करने के लिए, उसे एनर्जी कहा जाता है। और पोटेंशियल का मतलब भी वही होता है कि कितनी एनर्जी है हमारे पास किसी काम को करने के लिए। ऐसा बोलते हैं ना कि आपके पास कितनी पोटेंशियल है, माने आयनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब किसी भी एटम को आयनाइज करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, उसी को क्या बोला जाता है, आयनाइजेशन पोटेंशियल है, आयनाइजेशन एनर्जी। लेकिन आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब कुछ अलग निकल जाता है। खैर आपको 10th बेसिस पर एनर्जी एंथैल्पी सब सेम लग रहा होगा, लेकिन दोनों के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब होता है क्या, 1 मोल के लिए, मतलब अगर हम लोग किसी चीज़ को 1 मोल के रेस्पेक्ट में बताते हैं तो उसके लिए हम लोग एंथैल्पी यूज़ करते हैं। खैर वो आपके लिए यूज़फुल नहीं है, तो आप इतना ही समझिए कि आयनाइजेशन एनर्जी और पोटेंशियल उसको कहा जाता है कि किसी भी एटम या एलिमेंट को आयोनाइज करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए। अब सर जी आयोनाइज कैसे होता है कोई भी एटम, तो पहले हमको बेस से समझाता हूँ। देखो जैसे यहाँ पर सोडियम एटम की अगर मैं बात करूँ, इसे मुझे अगर आयोनाइज करना है तो क्या करेगा ये, क्योंकि इसके पास आउटर मोस्ट सेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो और ये मेटल है, मेटल लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देते हैं। यानी कि अगर मैं इसे आयनाइज यानी इसमें पॉजिटिव चार्ज लाना चाहता हूँ तो मुझे इसके लिए एक इलेक्ट्रॉन दान में देना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन अगर बाहर कर देंगे तो इसे क्या बोले देते हैं, आयन हो जाएगा, इसलिए इसको आयनाइजेशन एनर्जी बोलूँगा। तो इससे आपको कुछ कुछ रफली तो आइडिया हो गया कि हाँ सर जी किसी चीज़ ऐसा चीज़ के बारे में बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन को हम लोग को खेदना है, कहाँ से, बाहर से, हम लोग को इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, भगाना है, तो उसके लिए कुछ यूज करना होगा। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया होगा। तो यहाँ पर इसको एक बार आप रीड करिए, एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट, या फिर इलेक्ट्रॉन, इजेक्ट और इलेक्ट्रॉन रिमूव का मतलब एक ही होता है कि बाहर निकालना। एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन। अब भरजी मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन कौन सा हो सकता है, चलो आपको थिंकिंग थॉट प्रोसेस डेवलप करना ना, थॉट प्रोसेस कि यहाँ पर मेरा पॉजिटिव चार्ज है सर जी, यहाँ पर मेरे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और वहीं आउटर मोस्ट सेल में मेरे पास यहाँ पर क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है मान के चलो।
तो मुझे ये बताओ कि जो पॉजिटिव के पास में नेगेटिव है उसमें ज़्यादा अट्रैक्शन होगा कि पॉजिटिव के दूर में है उसमें ज़्यादा अट्रैक्शन होगा? ऑब्वियस ही बात है, पास में होगा उसमें ज़्यादा अट्रैक्शन होगा। इसलिए जो दूर का इलेक्ट्रॉन है इसी को क्या बोला गया वहाँ पर? लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्या बोला गया? लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एटम इन इट्स आइसोलेटेड गैसियस स्टेट। अब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? क्योंकि यहाँ पे भारी भारी वर्ड इसलिए लिखा हूँ क्योंकि ये भारी भारी ये आपको बुक में नहीं मिलेगा, याद रखना ना, ये भारी भारी वर्ड मेरा है। ये भारी भारी वर्ड लिखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर आप इसे लिखते हैं तो पेपर में जो चेक कर रहे हैं चेकर, उस पर एक इंप्रेशन गजब का पड़ेगा। अगर मान लो धोखे से क्वेश्चन पहला ही लिखा गया, समझ जाएगा टॉपर का पेपर है 275 इसको। ठीक है ना, तो ये वर्ड आपको लिखना है आपके एग्जाम में। आइसोलेटेड गैसियस एटम का स्टेट का मतलब आपको ऐसे समझो, जैसे आपके बिहेवियर को अगर मुझे जानना है तो मैं क्या आपको अकेले में देखूंगा तब जाके मुझे पता चलेगा, है ना? क्योंकि अगर आपको मैं आपके टीचर के पास लेके जाऊंगा तो आपका बिहेवियर अलग होगा। अब कई लोग निहायती जंगली रहते हैं, उन लोग तो खचर खचर करते नहीं, उन लोग का बात नहीं हो रहा है। जो थोड़ा अच्छा है तो उसको अगर हम लोग लेके जाएं तो वो अलग बिहेवियर करेगा, अपने मम्मी पापा के पास लेके जाएं तो अलग बिहेवियर करेगा। जैसे मैं लड़के लोग की बात करूँ तो दोस्त लोग के साथ जाएगा तो थोड़ा बकर वकर करेगा तो अलग हो जाएगा उसका बिहेवियर। तो सबकी जगह सब जगह अलग बिहेवियर होता है, लेकिन किसी व्यक्ति का अगर मुझे एक स्पेसिफिक उसका बिहेवियर चाहिए, ये कैसा काम करता है, तो उसको अकेले में जो अगर मैं उसके रूम में देखूं झांक के वो कि वो क्या कर रहा है, अबे कांड नहीं करेगा जी, कोई अच्छा ही काम कर रहा होगा, कोई अच्छा लड़का होगा। तो अब आप ऐसे समझोगे अकेले में देखो, ऐसा नहीं है। मतलब अगर हम मुझे उसको देखना है अकेले में वो रहेगा तो वो अपना एक सच्चा बिहेवियर दिखाएगा कि उसका बिहेवियर कैसा है। जैसे अगर कोई अकेले में वो गाली बक रहा, समझ जाओ गाली बकता है, ठीक है, समझ जाओ। और जो अकेले में शांत बैठ रहा है पढ़ रहा है तो उसको समझ लो एकदम पढ़ाकू है। बस उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन भी होते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन को ना अगर बहुत सारे झुंड में लेके चले जाओगे ना तो इलेक्ट्रॉन अपना बिहेवियर कर देते हैं। क्या बोलेगा? जैसे आप लोग बारात वारात में जाते होगे, जैसे पार्टी वार्टी में है तो आदमी देखे जंगली टाइप नहीं खाता, एकदम जंगली टाइप जैसे घर वर में रहते हैं तो एकदम दमोर के खा लोगे, और लेकिन वहां जाओगे तो थोड़ा स्टैंडर्ड फॉलो करना पड़ता है ना, वैसे ही है। तो इलेक्ट्रॉन का भी वैसे ही है, स्टैंडर्ड फॉलो करने के चक्कर में अपना रियल बिहेवियर नहीं दिखा पाता, जिस कारण से ये क्या होता है, इसे हम लोग आइसोलेटेड यानी कि अलग से एक इलेक्ट्रॉन, आप खुद समझो कि आइसोलेटेड कैसे बोल रहा हूँ। भाई माइक गिर गया था थोड़ा। तो आइसोलेटेड का मतलब यहाँ पर ऐसा है कि इसे हम लोग को अकेले में दिखाना है। ठीक है, अकेले में लग जा ससुर, चोटा लगता नहीं है, गिर जाता है। ठीक है, देखो तो इसका मतलब आप खुद समझो कि यहाँ पर ये लोग दो जन हैं इसलिए ये अपना रियल बिहेवियर नहीं दिखाएंगे, और ये लास्ट में है तो अकेला है इसलिए अपना रियल बिहेवियर दिखाएगा। तो ये है क्या भाई आपका आयनाइजेशन एनर्जी। तो इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं तो एनर्जी जो हमें चाहिए किसी भी इलेक्ट्रॉन को उसके लास्ट सेल से निकालने के लिए, उसी को क्या कहा जाता है? आयनाइजेशन एनर्जी कहा जाता है। अब आप खुद समझो कि ऊपर से नीचे आने में क्या आयनाइजेशन बढ़ेगा या घटेगा? क्या आयनाइजेशन बढ़ेगा या घटेगा? तो चलो समझाता हूँ। देखो ऊपर से नीचे में आने के लिए हम सबको पता है कि हमारा एटॉमिक साइज बढ़ेगा। एटॉमिक साइज बढ़ेगा नहीं, एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा। एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा यानी कि न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा। अरे वाह, न्यूक्लियस से दूर मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दूर, मतलब तो निकालना आसान हो जाएगा, और आसान हो जाएगा तो इसमें एनर्जी कम लगेगा, आयनाइजेशन एनर्जी कम लगेगा। समझ रहे हो? मतलब ऊपर से नीचे आने में आयनाइजेशन एनर्जी कम होता है। मतलब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं आपके नोट्स में कि नोट में लिखो कि ऑन मूविंग अप टू डाउन इन ग्रुप, लिखना ना, ग्रुप मतलब वही एक, तो ये कहता है डिक्रीजेस। अब सेकेंड कि ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट। भाई देखो कई बार एग्जाम में क्या करता है, राइट टू लेफ्ट बोलेगा, चोट्टा कहीं का, तो इसको देख के रहना। आंध्रा का नशा में सर तो बताया इसको ऐसा ऐसा करना है, भका भक मारो, वैसा वाला काम मत करना। तो लेफ्ट से राइट में बता रहा हूँ। अब क्योंकि लेफ्ट में मैटर रहता है, राइट में जाते समय नॉन मैटर हो जाता है। और आप सबको पता है क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज बढ़ जाते हैं। ऑटोमोबाइल सेल में धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन बढ़ने लगते हैं, लेकिन सेल तो वही रहता है ना, तो इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे बढ़ेंगे तो क्या होगा, अट्रैक्शन ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि जो न्यूक्लियस रहता है उस पर चार्ज भी इंक्रीज होता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो, भाई इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर क्या होता है, सेम होता है। तो नंबर सेम होगा और ये बढ़ते जाएगा, और ये तो बीच ही में, तो ये खींचेगा ज़्यादा जोर से, खींचेगा तो एटॉमिक रेडियस कम होगा। एटॉमिक रेडियस कम होगा तो उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, क्योंकि पकड़ तेज होगी तो बाहर निकालने के लिए एनर्जी ज़्यादा लगेगा। मतलब लेफ्ट से राइट जाने में क्या होता है, एनर्जी इन पीरियड। देखो इस चैप्टर को करते समय ना ये जो नोटेशन लिखा रहा हूँ उसको लिखना जरूर, क्योंकि ये काम आएगा। ग्रुप क्या होता है, पीरियड क्या होता है, चेकर को पता भी तो चलना चाहिए ना, भागा है कि कैसे है।
तो इंक्रीजेस। ठीक है, तो ये क्या भाई आपका एनाइजेशन एनर्जी। चलो अब हम लोग देखते हैं क्या इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। को इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को समझने से पहले सबसे पहले इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को समझना होगा। इसी को इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी कहते हैं, तो आप इसे समझ लेना। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या कहता है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन एन एनी इलेक्ट्रॉन इज गेन बाय एटम। मतलब किसी एटम के द्वारा, मतलब किसी भी एलिमेंट के एक एटम के द्वारा इलेक्ट्रॉन को गेन किए जाने पर एनर्जी रिलीज होगा, उसी को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब देखो, सुनो, पहले सुनो कि आपको क्या लगता है कि कोई चीज़ आपके पास आ जाएगी तो आप खुश होगे कि नहीं होगे। मतलब जैसे आपने पापा को बोला पापा मेरे को आईफोन दिला दो, ऐसा तो नहीं है, लेकिन दिला दिए मान लो धोखे से, तो आप इतना ज़्यादा खुश हो, अरे बाप रे भाई साहब, पूरे गाँव बस्ती भर में मिठाई बंटवाता है। या फिर कोई टॉपर रहेगा, अगर उसका छत्तीसगढ़ में रैंक लग गया तो बोलेगा चलो मिठाई खवाते हैं, मिठाई खवाते हैं। उसी तरीके से क्या होता है कि कोई भी एटम जब इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है ना, तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, एकदम एक्साइटेड रहता है, मेरा ऑक्टेट फुल हो गया रे, इतना मेहनत किया था, अब तो तबाही फाड़ दूंगा पूरा। तो पूरा एनर्जी रिलीज करता है। उसी को कितना एनर्जी रिलीज करेगा, उसी को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आप ऐसे समझिए, देखिए कि जो क्लोरीन है, क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूंगा तो 2, 8 और 7 आएगा। इसको एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए यार। आप बोलोगे आप सर जी कि एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए सर जी, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दो। तो अगर मैं इसको एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दूंगा तो ये क्या होगा, किसी से उधारी ले रहा है। अब उधारी लेगा तो क्या होगा, उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। यानी एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद इसमें क्या हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे इसमें नेगेटिव। यानी मैं कहीं पर भी अगर Cl- लिख रहा हूँ तो वहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 18 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ये आपको ये होना चाहिए भाई। मेरे से मैं बता रहा हूँ, इज्जत से बता रहा हूँ कि मैं जब पढ़ता था ना, मुझे ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ मेरे को पता नहीं थी पता भाई, इतना रगड़ा हूँ, फिर उसके बाद पता चले। तो आपको ये मिल रहा है अच्छे से, तो अब थोड़ा सा कर लो यार। तो जो है ना माइनस लगा है, मतलब माइनस लगा है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन आ चुका है, यानी इसमें 18 इलेक्ट्रॉन है। और वही अगर मैं Cl की बात करूँ तो कितना इलेक्ट्रॉन, 17 इलेक्ट्रॉन। समझ रहे हो। तो ये जो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है। इसमें आप ऐसा भी लिख सकते थे इसे मॉडिफाई करके कि कोई भी अगर एटम जो है ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहता है कि वो एनायन बन जाए, वो एनायन बन जाए। एनायन बनेगा तो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज कंटेन कर लेगा, नहीं इलेक्ट्रॉन ले लेगा। एनायन बन जाए तो उसमें भी उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। खैर ये वाला जो है आपका स्टैंडर्ड मैनर में है, जो आपके बुक में भी है शायद, तो इसे आप लोग लिखेंगे। ठीक है, अब आप पूछोगे सर जी कि आपने तो ये बताया नहीं कि किस एलिमेंट का सबसे ज़्यादा है, किस एलिमेंट का सबसे कम है। तो पहले आप ये समझो कि लेफ्ट से राइट जाने पे क्या होता है। देखो नोट की पॉइंट तो ये आपको समझ में आ गया, क्योंकि ऊपर से नीचे आने तो पक्की बात है घटेगा ही। क्यों घटेगा, क्योंकि भाई ऊपर से नीचे आने तो सारे मेटल हैं, कोई मेटल तो लेता ही नहीं है, कोई मेटल तो इलेक्ट्रॉन लेता ही नहीं है, या कोई मेटल तो इलेक्ट्रॉन देता ही नहीं है। तो कितना एनर्जी होगा, क्या बात, मतलब सॉरी, कोई इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन लेता ही नहीं है, तो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है कि अप से डाउन में आने में क्या होगा, ये डिक्रीज होगा। और वहीं लेफ्ट से राइट में जाऊंगा तो भाई वैलेंसी इसका बढ़ेगा, एटॉमिक रेडियस कम होगा, एटॉमिक रेडियस कम होगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो सॉरी न्यूक्लियर चार्ज होता है, एटॉमिक चार्ज बढ़ेगा, एटॉमिक चार्ज बढ़ेगा, जिस कारण से वो उसको अच्छे से जाने नहीं देगा। और अगर एटॉमिक चार्ज बढ़ा और इतना कंप्रेस्ड हो गया, मतलब तेरे को खींच दूंगा, यानी क्या होगा, देखो प्लस है न्यूक्लियर चार्ज, इलेक्ट्रॉन है यहाँ, इलेक्ट्रॉन को खींचा, पूरा कंप्रेस कर दिया अपने बॉडी। अब इसमें क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज मतलब पॉजिटिव चार्ज का जो मान है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो पॉजिटिव चार्ज जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन को हचाक से खींच लेगा, क्योंकि वो नेगेटिव है, ये पॉजिटिव। इसलिए क्या होता है, लेफ्ट से राइट जाने में इसका ये क्या होगा, बढ़ेगा, लेफ्ट से राइट जाने में बढ़ेगा। अब ये जो है ये सबसे ज़्यादा क्लोरीन का होता है। आप सबने देखो ज़्यादातर रिएक्शन में क्लोरीन ही होता है। एसिड बेस एंड सॉल्ट में बताया था मैंने, HCl क्लोरीन ही है, सब जगह क्या होता है NaCl क्लोरीन ही है। तो क्लोरीन वगैरह बहुत ज़्यादा मिलता है आपको। और ये आयनाइजेशन एनर्जी किसका सबसे ज़्यादा होता है, तो वो होता है फ्लोरीन का। और अभी मैं बताऊंगा इलेक्ट्रॉन गेन सॉरी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी किसका ज़्यादा होता है, तो वो भी होता है फ्लोरीन का। तो चलो ये हो गया कि आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का मतलब ये होता है कि द टेंडेंसी ऑफ एटम टू अट्रैक्ट बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी रिएक्शन। मतलब कि किसी भी क्या बोलते हैं एटम के द्वारा, अगर किसी भी एटम के द्वारा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो क्या होता है आपका, वो होता है आपका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। अब सर जी इसको आप कैसे समझोगे, देखो जैसे जो क्लोरीन होता है ना, क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें से उसका जो न्यूक्लियर चार्ज इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो ना पास में अगर उसके सामने कोई भी अदर इलेक्ट्रॉन, जैसे कि सोडियम हो गया, सोडियम को बोलता है सटैक से अपना इलेक्ट्रॉन मेरे को दो, और NaCl बना लेते हैं।
तो मतलब वो जो है वो इलेक्ट्रॉन वहां पे था, वो बॉन्डेड था, लेकिन उसको खींच के ला लिया। इतना पावर देख रहे हो, खींच के ला लिया। बोलते हैं ना कि नंबर भी एक दिन खींच के लाएंगे, रगड़ेंगे आज हम लोग, नंबर भी खींच के लाएंगे। उसी तरीके से वो भी क्या करता है, हचाक से खींच के ला लेता है। उसी को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो खींचने का पावर उसी के पास ज्यादा होगा जिसके पास इफेक्टिव न्यूक्लियर एटॉमिक चार्ज होगा। न्यूक्लियर 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 नहीं आना चाहिए, क्या होना चाहिए, एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो है क्या होता है, बढ़ जाता है, जिस कारण से क्या होता है, वो अट्रैक्ट करता है। अब मैंने आपको आंसर भी बता दिया कि लेफ्ट से राइट जाने में बढ़ेगा और क्या बोलते हैं, अप एंड डाउन में आने से घटेगा। तो इसको आपको जो है लिख लेना अपने कॉपी में। और ये भी जो है किसका ज़्यादा होता है, फ्लोरीन का ज़्यादा, फ्लोरीन का ज़्यादा होता है ना भाई, ये इससे ज़्यादा होता है फ्लोरीन का, क्योंकि फ्लोरीन और भी छोटा होता है किससे, क्लोरीन से। तो इस तरीके से आपका पूरा कॉन्सेप्ट मैंने खत्म कर दिया भाई। अब मैं आपको कुछ 1-2 क्वेश्चंस करा देता हूँ, उसके बाद फिर आपको मैं 4-5 क्वेश्चन होमवर्क दे दूंगा जिसको आपको कमेंट में मारना है, ठीक है। तो चलो पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो है ना वो आपके बुक में, अब देखो यार इससे क्वेश्चन भी कैसे आएंगे आप कुछ समझ के देखो कि अब मैंने जो बोल दिया था कि मैंने जो पहला वाला वीडियो पढ़ाया है उस वीडियो से लगभग मैं बोल सकता हूँ कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा 30% चांस है कि वहाँ से क्वेश्चन है, लेकिन 70% चांस तो यही है ना कि लेफ्ट से राइट जाने में बढ़ेगा क्या, अप एंड डाउन में जाने में घटेगा। क्योंकि साइंस क्या होता है, साइंस पूरी बेस्ड होता है किस पर, थिंकिंग पर। और मैं आपको साइंटिस्ट वगैरह के बारे में उतना ज़्यादा पूछने की चांसेस नहीं है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है, देखो अब बनाने की कोशिश करना फर्स्ट क्वेश्चन को, कि क्वेश्चन है क्या, चलो क्वेश्चन को पहले लिख, आप मेरे साथ साथ लिखते जाना भाई क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि देखो पहले तो भाई 3-4 टाइप के क्वेश्चन आपको ऐसे मिल जाएंगे कि डिफाइन इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी, डिफाइन वैलेंसी क्या होता है, डिफाइन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, डिफाइन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो उसके लिए मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिया। मैं यहाँ वही क्वेश्चन कराऊंगा जो आपसे नहीं बन पाएगा। तो क्वेश्चन है कि राइट 4 मेजर limitations which is not supporting the principle of atomic mass for periodic table। तो भाई इसको पहले आप एक बार अपने से बना कर देखो कि क्या आपको लगता है कि आप 4 पॉइंट इसमें लिख सकते हैं, ठीक। तो मैं इसका आंसर बताता हूँ। देखो 4 पॉइंट यहाँ पर, पहले क्वेश्चन को पढ़ो क्या है कि राइट 4 मेजर लिमिटेशंस विच इज नॉट सपोर्टिंग द प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक मास। अब भाई एटॉमिक मास बोल दिया मतलब आपको जाहिर सी बात है डायरेक्ट क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं। देखो बोर्ड में यार क्वेश्चन बताया आपको थोड़ा मुंह टाइप नहीं जाएगा, बताओ तो मेंडेलीव का क्या था पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, दूंगा चपाट से। यहाँ पे इनडायरेक्टली बोलेगा एटॉमिक मास प्रिंसिपल। अब मैं एटॉमिक मास प्रिंसिपल किसने दिया, तो फॉर पीरियोडिक टेबल, क्यों ये सपोर्टिंग नहीं था। तो आपको बेसिकली लिखना क्या है, जो मैंने पहले वीडियो में बताया था क्या, कि भाई लिमिटेशंस क्या है मेंडेलीव द्वारा बनाया गया पीरियोडिक टेबल का। क्योंकि उसने भी तो क्या बनाया था, एटॉमिक मास, और उसने ही तो पीरियोडिक लॉ दिया था कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट इज द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। उसी को बस थोड़ा सा मॉडिफाई करके, मोस्टली नहीं बताया कि एटॉमिक नंबर से होगा सर जी, मास से नहीं होगा। तो उसी को आपको लिमिटेशन बताना। तो फर्स्ट लिमिटेशन इसका क्या हो जाएगा, डिस्कवरी ऑफ आइसोटोप्स। क्या हो जाएंगे, आइसोटोप्स। क्योंकि आइसोटोप्स में होता ये कि एटॉमिक जो है मासेस सेम होते हैं बट एटॉमिक नंबर जो है डिफरेंट होता है। क्योंकि वो सेम हो जाएगा एटॉमिक मास के बराबर, तो इसलिए एक डब्बे में 4-5 घुसर जाएगा, हम घुसर को। और तो आयन का समय था बाबू, आयनाइजेशन हो जाता तो और पूरा भसड़ मच जाता। तो आइसोटोप का डिस्कवरी बहुत ज़्यादा वो हो गया। और ये था थर्ड कि प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल एलिमेंट्स आर नॉट सपोर्टिंग दिस लॉ। मतलब कि जो प्रॉपर्टी है ना सभी एलिमेंट की, वो एटॉमिक मास पर कहीं ना कहीं तो अगर हम देखें तो मैच कर ही नहीं रहा था। आप खुद सोच के देखो कि एटॉमिक मास पर कैसे करेगा, क्योंकि सारा मेल झमेल जहां पर अभी अपने पूरा पढ़ा है आपको दिमाग में घूम रहा होगा, सर जी सब तो हो रहा है आउटर मोस्ट सेल में, सब वो चीज हो रहा है इलेक्ट्रॉन से, तो कहां से घुस गया एटॉमिक मास। क्यों, जबकि न्यूट्रॉन में तो कोई चार्ज ही नहीं होता, मतलब एटॉमिक मास गलत है सर, प्रोटॉन से होना चाहिए, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल एलिमेंट्स आर नॉट सपोर्टिंग दिस ऑल। एंड जो साइंटिस्ट आए वो साइंटिस्ट क्या कर रहे थे, जो एंड साइंटिस्ट हु आर
building the periodic table by this law are totally getting incorrect। ठीक है, क्योंकि भाई यहाँ पर आप खुद समझो कि जो भी वो लोग बना रहे थे, अगर ये आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप लिख लेना, ठीक है ना भाई, क्योंकि क्या ही कर सकते हैं, मेरा मार्कर थोड़ा सा पूरा कचरा हो गया है, ठीक है ना, उसको नया लेना पड़ेगा। तो ये जो है इनकरेक्ट हो रहा था, क्योंकि जितने भी साइंटिस्ट जिन्होंने ट्राई किया भाई इस प्रिंसिपल्स बनाने के लिए तो टोटली क्या हो रहा था, गलत हो रहा था। और ये भी हो गया कि आप खुद समझो कि पोजीशन ऑफ यहाँ पर हाइड्रोजन भी आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इसलिए आएगा क्योंकि उसका जो एटॉमिक मास है, अगर हम उसमें देखें तो ड्यूटेरियम ट्राइटेरियम और आपका हो जाएगा ड्यूटेरियम ट्राइटेरियम आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन जो रहता है उसके आइसोटॉप्स है। कुल मिला के ये सब चीज़ आपसे इंटर रिलेटेड है कि आइसोटॉप्स यानी एटॉमिक मास से अगर हम किसी चीज़ को बनाते हैं तो उसमें प्रॉपर्टीज मैच नहीं हो रही, एनॉमलस पेयरिंग हो रही है क्योंकि उसमें प्रॉपर्टीज मैच ही नहीं कर रही है। अब इंटर रिलेटेड है, डिस्कवरी ऑफ आइसोटॉप्स, प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल एलिमेंट्स आर नॉट बिकमिंग करेक्ट। और इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हो थर्ड पॉइंट में कि एनॉमलस पेयरिंग हो रहा है, फिर चौथे पॉइंट में लिख देना कि साइंटिस्ट जिन्होंने ट्राई किया था वो बन ही नहीं रहा था। तो ये क्या हो जाएगा, इसके हो जाएंगे। अब एक प्रकार का एक और क्वेश्चन देखते हैं, जिस क्वेश्चन में आपको थोड़ा थिंकिंग बेसिस है, जो मैंने अभी तक बताया वही कॉन्सेप्ट यूज होगा, लेकिन आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या बोलेगा कि लेफ्ट से राइट जाने में, कि क्वेश्चन है, अरे यार मार्कर चोटता, चलो क्वेश्चन है, अच्छा चलो मैं क्वेश्चन बोलता हूँ, आप लिखो ना। ऑन मूविंग left to right and up to down in periodic table, what will be the change in ionization energy, electron negativity, valency electron and atomic size। ठीक है, तो ये सब चीज़ आपको दी गई, ये जो है परीक्षा बोर्ड में भी दिया हुआ है इसका क्वेश्चन, तो आप सबको पता है कि इसको आप अपने से लिखना भाई, ठीक है, और आप इसको कमेंट में मारेंगे कि क्या क्या होगा, तो क्योंकि इसमें मैं पढ़ा दिया इसलिए बता रहा हूँ। अब तीसरा टाइप का क्वेश्चन किस तरीके से आ सकते हैं, लिखो ना, क्वेश्चन बताऊंगा मैं। डिफाइन द प्रॉपर्टीज विच आर इंक्लूडिंग बाय न्यूलैंड इन हिज ऑक्टेव रूल। कौन कौन सी प्रॉपर्टी थी जो उन्होंने यूज किया था। देखो भाई खलासी चपरासी वाला पेपर नहीं चल रहा है इधर, बोर्ड पेपर चल रहा है, तो मैं जो क्वेश्चन बताऊंगा वो स्टैंडर्ड लेवल का होगा, जो आपको ना बुक में मिलेगा कहीं, जो आपको सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ने से और मेरे वीडियो को देखने से ही बनेगा, ठीक है ना। तो वही क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन लिखो। चौथा क्वेश्चन में है कि विच प्रॉपर्टीज आर अफेक्टिंग द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल विच इज द लॉ बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर प्रोपोज्ड बाय हेनरी मोसले। हेनरी मोसले के द्वारा प्रपोज किए गए एटॉमिक नंबर के द्वारा बनाए गए पीरियोडिक टेबल में क्या क्या उसकी खासियत है। तो क्वेश्चन घुमा के देगा, लपेट के देगा, आपको लपेटना है, कहीं से लपेटना है। ये क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, और अगर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है तो आप मुझे कमेंट में पूछिए, मैं आपको वो क्वेश्चन के सारे आंसर आपको दूंगा। और यहाँ पर मैंने जितने भी कॉन्सेप्ट बताए हैं वो आपके लिए इनफ है आपके सारे क्वेश्चन को बनाने के लिए, ठीक है। और एक और होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ कि आप मुझे क्या कमेंट में बता सकते हैं कि जो फ्लोरीन है वो क्लोरीन से अच्छा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्यों शो करता है। इसका आंसर मेरे को कमेंट पे चाहिए फटाफट। और जो नहीं मारा समझ लो, वीडियो देखने के बाद भी नहीं मार रहे हो, मतलब आप मेरा काम नहीं कर रहे हो, होमवर्क नहीं कर रहे हो, इसका मतलब है कि आप थोड़े से लापरवाह हो भाई, क्योंकि कमेंट में आपको मारना है ये जो मैंने पूछा है, ताकि मुझे भी तो पता चले आप लोग पढ़ रहे हो तो क्या खलासी चपरासी का बैठ के मजा लेने के लिए थोड़ी ना पढ़ रहा। इज्जत से कमेंट मार देना, कितने कितने का सही है मैं सबको बता दूंगा, किसी का नहीं होगा मैं उसको कमेंट में बता दूंगा भाई कि वो आपका गलत है। और जो जो क्वेश्चन मैंने बताया सब क्वेश्चन को आप नोट करिए और उस क्वेश्चन को आप सॉल्व करने की कोशिश करिए, नहीं बनता है तो कमेंट में मारिए। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।